चलिए पॉइंट नंबर 6 को देखते हैं एवरीवन। चलिए देखिए, दो चीजें हैं, एक है बिटवीन और दूसरा है फ्रॉम, है ना। बिटवीन और फ्रॉम दोनों प्रेपोजिशन है, लेकिन वो कंजंक्शन का काम भी कर सकते हैं। अकेले तो नहीं कर पाएंगे, दूसरे किसी और कंजंक्शन के साथ मिल के कर पाएंगे। तो ध्यान देने की बात यह है कि बिटवीन की जोड़ी एंड के साथ ही बननी चाहिए, किसी और कंजंक्शन के साथ नहीं। और फ्रॉम की जोड़ी टू के साथ बनेगी, ठीक है एवरीवन। बिटवीन के साथ एंड और फ्रॉम के साथ टू। यस, एग्जांपल देखो, द पीरियड बिटवीन 1980 टू 1990 वाज वेरी सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट का टी मिस हो गया था, ध्यान दीजिएगा। सिग्निफिकेंट इन माई लाइफ, ठीक है। क्या कहा जा रहा है एवरीवन कि मेरे जीवन में बहुत सिग्निफिकेंट था, इंपॉर्टेंट था, महत्वपूर्ण था। क्या पीरियड, वो समय, कब से कब तक का? 1980 से 1990 तक का। क्या लगता है, करेक्ट है सेंटेंस? नहीं जी, सेंटेंस इनकरेक्ट है। बिटवीन के साथ टू की जोड़ी नहीं बनेगी, बिटवीन के साथ जोड़ी बननी चाहिए एंड की। सो बिटवीन 1980 टू 1990 नहीं बोलेंगे, बिटवीन 1980 एंड 1990। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, आवर वेकेशन इज फ्रॉम 12 मई एंड 12 जून। क्या कह रहा है एवरीवन ये सेंटेंस कि हमारा जो वेकेशन है, हमारी जो छुट्टियां हैं, वो 12 मई से और 12 जून को है। तो मीनिंग ही गलत आ रहा है एवरीवन। फ्रॉम के साथ एंड नहीं बनेगा जोड़ीदार, फ्रॉम के साथ टू होना चाहिए। आवर वेकेशन इज फ्रॉम 12 मई टू 12 जून, ठीक है एवरीवन। चलिए पॉइंट नंबर 7 पर आते हैं। दो शब्द है, एक है डाउट, दूसरा है डाउटफुल। ये है नाउन और ये है एडजेक्टिव। ओके, डाउट का मतलब होता है शक, संदेह, शंका, ठीक है। और डाउटफुल का मतलब होता है शकी, संदेही, संदेहास्पद, ठीक है। पॉइंट क्या है कि डाउट या डाउटफुल के साथ इन तीन शब्दों की जोड़ी बनती है, इन तीन कंजंक्शन की जोड़ी बनती है, इफ की, वेदर की और दैट की। इफ की, वेदर की और दैट की। किसकी कब बनेगी, ध्यान दीजिएगा। अगर सेंटेंस पॉजिटिव है, वाक्य अगर सकारात्मक है, वाक्य सकारात्मक कहने का मतलब क्या हुआ कि काम के होने की बात हो रही है। तो वाक्य अगर सकारात्मक है तो डाउट या डाउटफुल के साथ इफ या वेदर में से कोई भी एक आ सकता है। और वाक्य अगर नकारात्मक है या प्रश्नवाचक है, सेंटेंस अगर नेगेटिव है या इंटरोगेटिव है ना। इफ द सेंटेंस इज नेगेटिव और इंटरोगेटिव, सो what will you use? You will use that, है ना, with doubt और doubtful। तो फिर that आएगा जोड़ीदार बनने किसका किसके साथ? हाँ, वही डाउट डाउटफुल के साथ। एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए, I doubt dash they will help you in this work। सेंटेंस से कह रहा है कि मुझे शक है कि वे लोग आपकी इस काम में मदद करेंगे, है ना। तो भाई I doubt को जोड़ना है दे से लेकर वर्ग तक को, मतलब इस पार्ट को इस पार्ट से जोड़ना है, इस क्लॉज को उस क्लॉज से जोड़ना है। कौन सा कंजंक्शन यूज करेंगे? ऑप्शन में है इफ, वेदर, दैट, है ना। तो कौन डिसाइड करेगा? सेंटेंस का टाइप। सेंटेंस पॉजिटिव है तो इफ, वेदर में से किसी एक को आप चुन सकते हो। मैंने इफ को चुन लिया, जगह उतनी थी, बड़ी रहती तो वेदर को भी चुन लेता मैं। आई डाउट इफ दे विल हेल्प यू इन दिस वर्क। चलो सेकेंड एग्जाम्पल सेंटेंस है, देयर इज नो डाउट दैट द प्रोग्राम विल बी सक्सेसफुल, ठीक है। ये एवरीवन ने पूरा सेंटेंस है, इसमें बताना है आपको सही है कि गलत है, एरर देखना है, एरर ढूंढना है कि नहीं है। सेंटेंस से कह रहा है कि कोई शक नहीं है ना, कोई शंका नहीं है, कोई संदेह नहीं है कि प्रोग्राम, ये कार्यक्रम सक्सेसफुल होगा, ठीक है। तो कोई शक नहीं है कि ये प्रोग्राम सक्सेसफुल होगा, मतलब क्या सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा? सक्सेसफुल होगा। कोई शक नहीं है मतलब क्या? पूर्ण विश्वास है, पूर्ण भरोसा है कि प्रोग्राम सक्सेसफुल होगा ही। तो सेंटेंस इज नेगेटिव, वाक्य नकारात्मक है, काम के नहीं होने की बात हो रही है, मतलब शक ना होने वाले काम की बात हो रही है, वो प्रोग्राम की सक्सेसफुल होने की तो बात हो ही रही है। तो दो वर्ब है, सेंटेंस नेगेटिव है और उसके साथ दैट आता है, आया है, ये करेक्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो फिर से एक फिलर आ गया, इज ही डाउटफुल डैश हिज फ्रेंड्स विल हेल्प हिम। इंटरोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वाक्य, ध्यान दीजिएगा। क्या मतलब हो इस वाक्य का? ये क्या वो डाउटफुल है, क्या उसको शक है कि उसके फ्रेंड्स उसकी हेल्प करेंगे? क्या लगता है? इंटरोगेटिव सेंटेंस है, कौन आएगा? यस 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 यस, कौन आएगा? दैट आएगा, ठीक है एवरीवन। आइए पॉइंट नंबर 8 पर आते हैं।
देखिए एक वर्ड, एक शब्द है एल्स, एक शब्द है ELS, एल्स, ठीक है, एक कंजंक्शन है, कंजंक्शन का काम करता है। पॉइंट क्या है कि इसके साथ जोड़ी बननी चाहिए बट की, दैन की नहीं। एल्स के साथ जोड़ी बननी चाहिए किसकी? बट की, न कि दैन की। बाकी आप समझदार हो, समझ गए होगे सवाल कैसे बनाया पूछा जाता होगा। एग्जाम्पल है, इट इज नथिंग एल्स देन प्राइड। क्या मतलब वो इस वाक्य का कि ये प्राइड से ज्यादा कुछ नहीं है, ये सिर्फ प्राइड ही है, अभिमानी है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। What do you think? What do you say? Correct or not? Yes, this is an incorrect sentence. जब else है तो उसका जोड़ीदार, इनकरेक्ट बोल दिया क्या मैंने? हाँ इनकरेक्ट ही बोला है और इनकरेक्ट ही सेंटेंस है। else का जोड़ीदार देन नहीं बट होना चाहिए। करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? इट इज नथिंग एल्स बट प्राइड। तो else का जोड़ीदार बट होगा न कि देन। अक्सर देन देकर पूछा जाता है सवाल। चलिए पॉइंट नंबर 9, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दिस लेसन एवरीवन। पॉइंट क्या है? दो शब्द हैं, हार्डली और स्कार्सली। दोनों क्या है? एडवर्ब है। दोनों क्या है? एडवर्ब है। दोनों हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, एक ही मीनिंग होता है दोनों का लगभग, है ना? मुश्किल से, शायद ही, ना के बराबर। पॉइंट क्या है? कंजंक्शन को लेकर पॉइंट क्या है? पॉइंट है कि दोनों में से किसी एक की जोड़ी अगर बनेगी तो बनेगी व्हेन के साथ या बिफोर के साथ। हार्डली या स्कार्सली का जोड़ीदार व्हेन या बिफोर होता है, कोई और कंजंक्शन या कोई और वर्ड नहीं होता है। एग्जाम्पल देखिए, स्कार्सली हैड आई अराइव्ड देन द ट्रेन लेफ्ट। क्या मतलब हुआ इस सेंटेंस का एवरीवन? कि मैं मुश्किल से पहुंचा था स्टेशन पर कि ट्रेन खुल गई, है ना? मैं मुश्किल से पहुंचा था स्टेशन पर कि ट्रेन खुल गई। अब देखो स्कार्सली का इस्तेमाल हुआ है और उसका जोड़ीदार बनाया गया है देन को, है ना? मतलब स्कार्सली देन के साथ मिलकर जोड़ रहा है इस पार्ट को इस पार्ट के साथ। अब देखिए तो जोड़ी ठीक बनी है क्या? कॉम्बिनेशन ठीक बना है? पेयर ठीक बना है? नहीं, बिल्कुल गलत बना है। यहाँ पे देन नहीं होना चाहिए। कौन होना चाहिए? यहाँ पे होना चाहिए व्हेन या बिफोर में से कोई एक। ऐड कर लेना, जगह नहीं है। स्कार्सली हैड आई अराइव्ड व्हेन द ट्रेन लेफ्ट। चलो एक और एग्जाम्पल है, ध्यान देना। ये आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है ये वाला एग्जाम्पल। चलिए देखिए, वी हैड हार्डली रीच्ड द प्लेटफॉर्म देन द ट्रेन केम इन। अभी देखो इसका भी लगभग वैसा ही मीनिंग है कि हम लोग मुश्किल से पहुंचे थे प्लेटफॉर्म पे कि ट्रेन आ गई। मतलब दूसरे शब्दों में कि जैसे ही हम लोग प्लेटफॉर्म पे पहुंचे वैसे ही ट्रेन आ गई। हम लोग प्लेटफॉर्म पे पहुंचे नहीं कि ट्रेन आ गई। अलग अलग तरीके से एक ही बात को आप एक्सप्रेस कर सकते हो। बाकी यहाँ ग्रामर चेक करो, हार्डली का जोड़ीदार सही आया कि नहीं? हार्डली का जोड़ीदार यहाँ पे देन को ला दिया गया, इस बार भी गलत है। हार्डली का जोड़ीदार कौन होगा? व्हेन या बिफोर, कोई और नहीं होना चाहिए। तो ये था एवरीवन पॉइंट नंबर 9। चलिए एवरीवन पॉइंट नंबर 10 को सुनते हैं, वो आपको क्या सिखाना चाहता है। वो कह रहा है ये जो वर्ड है इफ, ठीक है, तो वो अपना जोड़ीदार बनाता है देन को। किसको? देन को, THEN, देन को। ठीक है, एग्जाम्पल है, इफ शी मेक्स अ प्रॉमिस दैट शी कीप्स इट। अगर वो वादा करती है तो उसको निभाती है। ये इस सेंटेंस का मतलब हो, आपको बताना है करेक्ट है कि नहीं। ये गलत है। ठीक है, देखिए इफ का इस्तेमाल हुआ है ताकि वो इस पार्ट को जोड़ सके इस पार्ट के साथ। अब उन दोनों पार्ट को जोड़ने के लिए इफ को एक साथी की जरूरत है, दोस्त की जरूरत है। तो इफ का दोस्त एवरीवन इस कंडीशन में दैट नहीं होगा। या तो आप देन यूज करो और नहीं तो सिंपली कॉमा यूज करो, या तो देन नहीं तो कॉमा, दोनों में से कोई एक। अब ऐसा भी नहीं कि दोनों यूज कर देना। इफ शी मेक्स अ प्रॉमिस देन शी कीप्स इट। ठीक है एवरीवन, आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 11 को सुनते हैं। देखिए एक वर्ड है LEST, लेस्ट। LEST लेस्ट है ये, इसको लीस्ट से कंफ्यूज मत कीजिएगा। तो लेस्ट का मतलब होता है हिंदी में ताकि ऐसा ना हो, ताकि ऐसा ना हो। ठीक है, पॉइंट क्या है कि लेस्ट की जोड़ी या तो शुड प्लस V1 के साथ बननी चाहिए, नहीं तो V1 के साथ बननी चाहिए। वो एक्चुअली एवरीवन वो जोड़ी बनाने नहीं आता है। कहने का मतलब ये हुआ
कि लेस्ट जिस क्लॉज में यूज होगा, जिस क्लॉज को जोड़ने आएगा वो उस क्लॉज में, उस पार्ट में, सेंटेंस के उस पार्ट में हेल्पिंग वर्ब के रूप में शुड का ही इस्तेमाल होना चाहिए। और अभी ऐसे शुड आएगा तो उसके बाद फिर मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आएगा। अगर आप शुड को नहीं यूज करना चाहते हैं तो फिर आप V1 को यूज करें। तो लेस्ट के साथ या तो शुड प्लस V1, नहीं तो V1, कुछ और नहीं, कोई और हेल्पिंग वर्ब नहीं है एवरीवन, ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल है राइट डाउन द एड्रेस लेस्ट यू मे फॉरगेट। राइट डाउन द एड्रेस है ना, एड्रेस को, पते को लिख डालो है ना, ताकि तुम उसे भूल ना जाओ, है ना, ताकि तुम उसे भूल ना जाओ, सो दैट यू मे नॉट फॉरगेट इट, ताकि आप उसको भूल ना जाएं। तो देखिए अब लेस्ट का इस्तेमाल हुआ है, तो भाई अब इस क्लॉज में हेल्पिंग वर्ब के रूप में मे तो आने से रहा, मे के बदले कौन आएगा, कौन आना चाहिए, जी हाँ जी हाँ जी हाँ, शुड आना चाहिए, है ना। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, राइट डाउन द एड्रेस लेस्ट यू शुड फॉरगेट इट। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, हायर अ टैक्सी लेस्ट यू कुड नॉट मिस द ट्रेन। हायर अ टैक्सी मतलब एक टैक्सी किराए पे ले लो ताकि तुम्हारी ट्रेन मिस ना हो जाए। टैक्सी नहीं लोगे, है ना, पैदल सोचोगे चले जाते हैं तो देर हो जाएगी, ट्रेन मिस हो जाएगी। ठीक है, तो आप फिर से देख सकते हैं LEST लेस्ट का इस्तेमाल हुआ है। अब इस क्लॉज में हेल्पिंग वर्ब के रूप में कुड तो नहीं आना चाहिए, कुड के बदले SHOULD शुड होना चाहिए, है ना। तो कुड हटेगा, शुड आ जाएगा। सेंटेंस करेक्ट हो गया ना एवरीवन? नहीं जी, अभी भी इनकरेक्शन है। ठीक है, आपने मीनिंग ध्यान से लगता है नहीं सुना है लिस्ट का। इसका मतलब क्या होता है, ताकि ऐसा ना हो, ये निगेटिव वर्ड है, ये जिस क्लॉज में यूज होगा उसको निगेटिव बना देगा। ठीक है, उस क्लॉज में किसी और निगेटिव वर्ड की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, नहीं पड़ती है। तो नॉट को भी आपको रिमूव करना होगा, तब जाके सेंटेंस करेक्ट होगा। हायर अ टैक्सी लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। ठीक है, दिस इज द करेक्ट सेंटेंस। ओके, स्टॉप टेकिंग ब्राइब लेस्ट यू आर कॉट, है ना। घूस लेना बंद कर दो, घूस लेना बंद कर दो ताकि तुम पकड़े ना जाओ, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, घूस लेना बंद कर दो वरना पकड़े जाओगे। ठीक है एवरीवन, सो आप देख रहे हैं लिस्ट का इस्तेमाल हुआ है और बोला गया है कि लिस्ट के साथ शुड प्लस V1 आना चाहिए, लेकिन यहाँ शुड तो दिख नहीं रहा है। बोला गया कि शुड V1 नहीं आएगा तो सिर्फ V1 आना चाहिए, तो यहां तो V1 हमें दिख रहा है। ठीक है, तो ये सेंटेंस करेक्ट है ना। तो शुड प्लस V1 या V1 दोनों में से कोई एक होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 12 की तरफ। पॉइंट नंबर 12 में क्या है एवरीवन, ये है देखिए एक फ्रेज बोलेंगे इसको। अब एक शब्द तो है नहीं कि वर्ड बोले, फ्रेज बोलेंगे, एक्सप्रेशन बोल सकते हैं। नो सूनर, पॉइंट क्या है, बहुत सिंपल, नो सूनर का जोड़ीदार कौन बनेगा, देन बनेगा। कौन बनेगा, देन बनेगा, कोई और वर्ड नहीं बनेगा। एग्जाम्पल है, No sooner had the hockey match started when it began to rain. ठीक है, हॉकी मैच शुरू हुई थी नहीं कि बारिश होने लग गई, ये मतलब हुआ हिंदी में उसका। अब देखिए यहां पे नो सूनर का इस्तेमाल क्यों हुआ है, ऑब्वियस है, जोड़ने के लिए हुआ है। किसको किससे, इस पार्ट को, इस भाग को इस पार्ट से। लेकिन नो सूनर को एक साथी चाहिए, है ना, एक दोस्त चाहिए, एक जोड़ीदार चाहिए। तो उसका जोड़ीदार ऐसा थोड़े कि कोई भी मुंह उठा के चला आएगा, है ना। कौन आएगा, कौन आएगा, कौन आएगा, सिर्फ और सिर्फ देन आएगा। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा एवरीवन, नो सूनर हैड द हॉकी मैच स्टार्टेड देन इट बिगैन टू रेन। दिस इज द करेक्ट सेंटेंस। एक और एग्जांपल है, उसको भी देख लीजिए। नो सूनर डिड ही सी द ट्रैफिक पुलिसमैन ही वोर हिज सीट बेल्ट। जैसे ही उसने ट्रैफिक पुलिसमैन को देखा उसने अपना सीट बेल्ट बांध लिया। बहुत लोग ऐसे करते हैं, है ना, कार वगैरह चलाते समय, है ना, सीट बेल्ट वगैरह नहीं बांधते हैं, तो देखते हैं ट्रैफिक पुलिसमैन को तो चालान के डर से फटाफट सीट बेल्ट पहन लेते हैं। तो ये तो खैर मीनिंग था एवरीवन। बाकी आप देख रहे हो नो सूनर का इस्तेमाल हुआ है, किस लिए, तो इस पार्ट को, इस क्लॉज को इस पार्ट से जोड़ने के लिए। अब जोड़ने का काम देखो सिर्फ नो सूनर से तो होगा नहीं, उसको एक साथी चाहिए, और जरूरी चाहिए। आया नहीं है साथी, इस बार इनकरेक्शन डिफरेंट टाइप का है। इनकरेक्शन क्या है, अशुद्धि क्या है, फॉल्ट क्या है भाई सेंटेंस में, कि नो सूनर अपना साथी भूल गया है। तो कौन सा साथी आना चाहिए उसका, यस यस यस,
ओनली वन एंड दैट इज देन। देन लाएंगे तभी जाकर के वो सेंटेंस करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अब पॉइंट नंबर 13 को सुने आप, वो क्या समझाना आ रहा है आपको। वो कह रहा है कि दो और शब्द हैं भाई, एक है रादर और दूसरा है अदर। अदर और अदर, इसके साथ भी ना जोड़ी देन की बनती है। अदर और रादर के साथ भी जोड़ी देन की ही बननी चाहिए, किसी और वर्ड की नहीं। एग्जाम्पल है, आई वुड रादर हैव द फ्लैट बट द कार। क्या मतलब हुआ इस सेंटेंस का कि कार लेने के बजाय मैं फ्लैट लेना पसंद करूंगा, मैं फ्लैट लूंगा। ठीक है, सो आप देख सकते हैं द फ्लैट को जोड़ने की कोशिश की गई है, किससे? द कार से। किसके माध्यम से? तो बट के माध्यम से। अब यार अगर आपके सेंटेंस में रादर है तो रादर की जोड़ी बट से तो नहीं बनेगी, रादर की जोड़ी देन के साथ ही बननी चाहिए। करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? आई वुड रादर हैव द फ्लैट देन द कार, नॉट बट द कार। यस, ही इज नन अदर बट माई अंकल। वो कोई और नहीं है, मेरे चाचा जी हैं। ठीक है, तो जब अदर है तो उसके साथ भी बट नहीं होना चाहिए, देन ही होना चाहिए। ठीक है एवरीवन, इसी तरह से आ जाते हैं हम पॉइंट नंबर 14 पर। पॉइंट नंबर 14 क्या कहानी लेकर आए हैं? कहानी है कि द रीजन हो या द रीजन वाई हो, द रीजन हो या द रीजन वाई हो, उसकी जोड़ी दैट के साथ बननी चाहिए, है ना। दैट भी कंजंक्शन का काम करता है, तो द रीजन या द रीजन की जोड़ी दैट के साथ बननी चाहिए, किसी और वर्ड कंजंक्शन के साथ नहीं। अभी हम एग्जाम्पल लिखेंगे तभी हमें क्लियरली समझ में आएगा। ठीक है, आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। आइए एवरीवन एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है, द रीजन जेनिथ केम ड्रेस्ड एज लेडी गागा was because she had been told it was a costume party। है ना, सेंटेंस से क्या कह रहा है कि जेनिथ लेडी गागा के जैसा ड्रेस होकर आई थी, ड्रेस्ड होकर आई थी, है ना, कपड़े पहन कर आई थी, उतने सज सवर के आई थी, क्योंकि उसको किसी ने कहा था कि वो कॉस्ट्यूम पार्टी है जिसमें उसको जाना है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं द रीजन का इस्तेमाल हुआ है ना। ऑब्वियस है, स्पष्ट है किसको किससे जोड़ने के लिए, इस पार्ट को, है ना, इस पार्ट को इस पार्ट से जोड़ने के लिए, कनेक्ट करने के लिए, और जोड़ने के लिए द रीजन का साथ देने आया है बिकॉज, जो कि गलत है। यहां पे किसका इस्तेमाल होना चाहिए एवरीवन? दैट का। किसका इस्तेमाल होना चाहिए? दैट का, किसी और कंजंक्शन का नहीं। तो द रीजन या द रीजन वाई के साथ दैट की ही जोड़ी बनती। ओके, पॉइंट नंबर 15 है एवरीवन। पॉइंट नंबर 15 में क्या है, ध्यान दीजिएगा कि सो के साथ एवरीवन दैट क्लॉज आना चाहिए, और TOO के साथ 2+V1 आना चाहिए। ठीक है एवरीवन, एक सेंस लाने के लिए, एक मीनिंग लाने के लिए, एक कॉन्टेक्स्ट में एवरीवन, जहां पे सो और टू का मीनिंग सेम होता है, सो और टू का मीनिंग सेम होता है। अंतर इस बात का होता है कि अगर सो यूज हुआ है तो उसके दैट क्लॉज होगा, अगर टू यूज हुआ है तो उसके साथ 2+V1 होना चाहिए। ठीक है, बाकी एग्जाम्पल देखिएगा तो मीनिंग पूरा क्लियर होगा। देखिए एग्जाम्पल सेंटेंस है, द प्लेन वॉज टू फार अवे, है ना, दैट इट वॉज जस्ट अ डॉट इन द स्काई। ये पहला सेंटेंस है, ये पहला एग्जाम्पल है। इसका मतलब हुआ कि प्लेन इतना ज्यादा दूर था, इतना ज्यादा दूर था कि आसमान में वो एक डॉट के जैसा दिख रहा था। ठीक है, तो प्लेन इतना ज्यादा दूर था। अब देखिए यहां पे ये जो टू फार अवे बोला गया है, तो सो फार अवे भी बोल सकते हैं, क्योंकि मीनिंग दोनों का सेम है। लेकिन अंतर कहां आ रहा है? अंतर आ रहा है जोड़ीदार बनाने में। बोला जा रहा है कि सो के साथ दैट क्लॉज आना चाहिए, टू के साथ 2+V1। अब देखो मीनिंग तो टू और सो का सेम ही होता है, लेकिन यहां देखो बाद में कौन आया हुआ है? बाद में एवरीवन दैट क्लॉज आया हुआ है। तो अभी हम लोग TOO का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, हमें यूज करना होगा SO, सो को, तब जाके सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट होगा। एग्जाम्पल फिर से एक बार सुनिए, द प्लेन वॉज सो फार अवे दैट इट वॉज जस्ट अ डॉट इन द स्काई। इस तरह से। चलिए एक और एग्जाम्पल सेंटेंस है, ध्यान दीजिएगा, द ट्री वॉज सो हाई टू क्लाइंब। पेड़ इतना ऊंचा था कि उस पर चढ़ा नहीं जा सकता था, है ना। अब यहां टू हाई भी बोलिएगा तो वही मीनिंग आएगा, लेकिन अब सो यूज करना है कि टू यूज करना है, वो बाद वाले पार्ट पे डिपेंड करता है। अब देखो बाद में दैट क्लॉज आया कि 2+V1 आया, 2+V1 आया, तो सो सही है? नहीं, गलत है। यहां पे TOO होना चाहिए। ठीक है, द ट्री वॉज टू हाई टू क्लाइंब,
है ना। द ट्री वॉज टू हाई टू क्लाइंब, मतलब इसी चीज को दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, तो फिर वो इस तरह से लिखा जाएगा, द ट्री वॉज सो हाई दैट इट कैन नॉट बी क्लाइम्ड, है ना, या दैट वी कैन नॉट क्लाइंब इस तरह से, या क्लाइंब अप इस तरह से। तो भाई सो लाओगे तो दैट क्लॉज लाना पड़ेगा, टी डबल टू लाओगे तो 2 + V1 लाना पड़ेगा। चलो पॉइंट नंबर 16 को सुनो। दो शब्द हैं, एक है बिकॉज, दूसरा है फॉर। बिकॉज मतलब क्योंकि, और फॉर का भी मतलब कंजंक्शन के रूप में क्योंकि ही होता है। कंजंक्शन के रूप में फॉर का मतलब भी क्योंकि होता है, और क्योंकि शब्द का अर्थ आप समझते हैं, है ना। इन दोनों शब्दों का इस्तेमाल होता है रीजन बताने के लिए, कारण बताने के लिए, तो इन दोनों को कंजंक्शन ऑफ रीजन बोलेंगे। आप सुन रहे हैं अंतर क्या है दोनों में, कि बिकॉज जो होता है वो स्ट्रॉन्ग कारण बताता है, स्ट्रॉन्ग रीजन बताता है। सुन रहे हैं लोग, बिकॉज जो होता है वो स्ट्रॉन्ग रीजन बताता है, जबकि फॉर एवरीवन वीक रीजन बताता है, कमजोर कारण बताता है। तो कारण अगर ठोस है, मजबूत है, तो बिकॉज को यूज करेंगे आप, और कारण अगर कमजोर है तो आप फॉर को यूज करेंगे। आइए इन दो एग्जाम्पल से पता लग जाएगा कि बिकॉज और फॉर के यूसेज को कितना समझे हैं आप। एग्जाम्पल सेंटेंस है, शी डिडंट कम टू द कोचिंग डैश इट वाज रेनिंग, है ना। बोला जा रहा है कि वो कोचिंग नहीं आई क्योंकि बारिश हो रही थी। तो बारिश हो रही थी ये एवरीवन रीजन है, ये कारण है किस बात का, उसके कोचिंग ना आ पाने का, ना आने का। तो रीजन वाला क्लॉज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आप, कौन से कंजंक्शन को यूज करेंगे, बिकॉज को या फॉर को। तो डिपेंड करता है कि बारिश का होना एवरीवन कमजोर कारण है या ठोस ना आ पाने के लिए कोचिंग में। तो भाई बारिश अगर हो रही है तो छाता नाम की भी तो कोई चीज है जिसको लेकर वो आ सकती थी कोचिंग। बताइए, छतरी लेकर आ सकती थी, रेनकोट पहन के आ सकती थी, 4 व्हीलर में बैठकर आ सकती थी, अगर आना चाहती तो आ ही जाती। मतलब बारिश का होना इतना भी मजबूत कारण नहीं था कि उसको ना आने पर रोक लेता वो। तो ये कमजोर कारण है एवरीवन, ये वीक रीजन है। तो यहाँ पे सही वर्ड, सही कंजंक्शन होगा फॉर। शी डिडंट कम टू द कोचिंग फॉर इट वाज रेनिंग, यहाँ कॉमा लगा देना है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल सेंटेंस है, ध्यान दीजिएगा, शी कुड नॉट कम हियर डैश शी वाज आउट ऑफ कंट्री। वो यहां नहीं आ पाई क्योंकि वो देश के ही बाहर थी, देश के ही बाहर थी। अब तो देश के बाहर होना एवरीवन, बताइए कमजोर कारण है कि ठोस कारण है। तो ये तो ठोस कारण हुआ ना, मजबूत कारण हुआ, ये स्ट्रॉन्ग रीजन हुआ। तो इस क्लॉज को इंट्रोड्यूस करने के लिए, है ना, कौन आएगा, बिकॉज आएगा। शी कुड नॉट कम हियर बिकॉज शी वॉज आउट ऑफ कंट्री, ठीक है एवरीवन। तो बिकॉज स्ट्रॉन्ग रीजन को इंट्रोड्यूस करेगा, फॉर वीक रीजन को इंट्रोड्यूस करता है। ओके, पॉइंट नंबर 17 को भी सुन लेते हैं, है ना, क्या समझाने सिखाने आया है वो हमें। देखिए वो कह रहा है कि सच की जोड़ी एस के साथ बनती और दैट के साथ भी बनती। SUCH, सच की जोड़ी एस के साथ भी बनती है, दैट के साथ भी बनती है। हमें समझना है कि हम एस कब लाएंगे और दैट कब लाएंगे। देखिए बोला जा रहा है एवरीवन कि अगर बाद वाले पार्ट में, है ना, जिस पार्ट को आप एस के माध्यम से जोड़ेंगे या दैट के माध्यम से जोड़ेंगे, अगर उसमें एग्जाम्पल है, कोई उदाहरण है, या कोई एडजेक्टिव क्लॉज है, ऐसा कोई क्लॉज, ऐसा कोई पार्ट है जो नाउन को क्वालिफाई करने आया है, वो नाउन जो कि फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है, तब ऐसा आएगा। लेकिन अगर सेकंड पार्ट में आप इफेक्ट या रिजल्ट बता रहे हैं, प्रभाव, असर, परिणाम बता रहे हैं, तब दैट आएगा। तो प्रभाव या असर बताने दैट आएगा, उदाहरण बताने एज आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, इट वॉज सच अ कोल्ड इवनिंग डैश वी स्टॉप प्लेइंग, है ना, हम लोगों ने खेलना बंद कर दिया। तो ये बताइए क्या ये उदाहरण है, ये एग्जाम्पल, ये मिसाल है क्या, कोल्ड इवनिंग का मिसाल है क्या, वो एग्जाम्पल है क्या, नहीं, वो तो असर हुआ। क्योंकि इवनिंग मौसम बहुत ज्यादा ठंड थी, है ना, मौसम में बहुत ज्यादा ठंडक थी, हमने क्या किया, खेलना बंद कर दिया। तो वो इम्पैक्ट है, वो रिजल्ट है, वो इफेक्ट है कोल्ड इवनिंग का। तो भाई इफेक्ट को इंट्रोड्यूस करने, उसको जोड़ने कौन आएगा, कौन आएगा, कौन आएगा, यस दैट आएगा। इट वॉज सच अ कूल इवनिंग दैट वी स्टॉप प्लेइंग। अब देखिए इस एग्जाम्पल सेंटेंस पर कॉन्सेंट्रेट करिए। आई हैव नॉट मेड सच गर्ल्स डैश इल मैनर्ड बॉयज। बताइए
कहा जा रहा है कि मैं इस तरह की लड़कियों से कभी नहीं मिला हूं जो कि बिल्कुल लड़कों की तरह इल मैनर्ड है, जो कि बिल्कुल लड़कों की तरह इल मैनर्ड है ना, मैनरलेस है ना, कोई व्यवहार नहीं है, दुष्ट है। ठीक है एवरीवन, तो ये जो इल मैनर्ड बॉयज है, क्या लगता है आपको, ये इम्पैक्ट है, ये इफेक्ट है, ये रिजल्ट है? वो तो एग्जाम्पल है ना, वो क्या है, एग्जाम्पल है किसका, मतलब पर्सन के टाइप का। तो यहां पे कौन आना चाहिए, कौन आना चाहिए, कौन आना चाहिए, एज आना चाहिए, कोई और कंजंक्शन नहीं। ठीक है, तो सेकंड पार्ट में आप एग्जाम्पल लाएंगे या एडजेक्टिव क्लॉज लाएंगे तो एज को यूज करेंगे। एज को यूज करेंगे किस रूप में, सच के जोड़ीदार के रूप में, और इफेक्ट या रिजल्ट बताएंगे तो दैट को यूज करेंगे सच के जोड़ीदार के रूप में। ठीक है एवरीवन, दिस वाज पॉइंट नंबर 17। चलिए पॉइंट नंबर 18 एवरीवन, 3 शब्द हैं, टिल, अनटिल और अनलेस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एवरीवन, ध्यान दीजिएगा। टिल और अनटिल का तो एक ही मीनिंग होता है, एक ही मतलब होता है, एक ही अर्थ होता है। हिंदी में कहते हैं जब तक की ना, जब तक की ना, ऐसा हिंदी में उसका मतलब है, मीनिंग है। और अनलेस को कहते हैं एवरीवन अगर नहीं, अगर नहीं। ठीक है, मीनिंग सुना आपने तीनों शब्दों का। टिल और अनटिल का मीनिंग एक है, फंक्शन भी सेम है, बस एक अंतर होता है। एक अंतर क्या है एवरीवन, कि ये जो शब्द है ना टिल, टिल इज नॉट यूज्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। टिल का इस्तेमाल सेंटेंस के बिगिनिंग में नहीं होता है। सेंटेंस के पहले वर्ड के रूप में आप टिल को यूज नहीं करेंगे, अनटिल को यूज करेंगे। बाकी क्या अंतर है अनटिल और अनलेस के बीच? बोला जा रहा है एवरीवन कि ये जो अनटिल है, अनटिल ये टाइम को रेफर करता है। किसको रेफर करता है? टाइम को, समय को। मतलब टाइम को डिनोट करने वाले क्लॉज के पहले आएगा वो, टाइम को डिनोट करने वाले क्लॉज को जोड़ेगा वो। और ये जो अनलेस है, अनलेस ये कंडीशन को रेफर करता है। कंडीशन यानी शर्त, कंडीशन यानी शर्त। मतलब वो जो कंडीशनल क्लॉज होगा, वो जो शर्त सूचक, शर्त बोधक पार्ट होगा सेंटेंस का, उसको जोड़ने अनलेस आएगा। तो समय बोधक पार्ट को जोड़ने अनटिल आएगा और शर्त बोधक को अनलेस आएगा। ये अंतर होता है अनटिल और अनलेस का। बाकी एग्जांपल से समझिए। देखिए, आई शैल वेट डैश द डॉक्टर कम्स। आई शैल वेट, मैं इंतजार करूंगा, द डॉक्टर कम्स, डॉक्टर आएगा, है ना। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या मीनिंग होगा कि डॉक्टर के आने तक मैं इंतजार करूंगा। अब आपको देखना है कि ये जो पार्ट है, ये जो क्लॉज है एवरीवन, ये टाइम डिनोटिंग है या फिर ये कंडीशन डिनोटिंग है। मैं इंतजार करूंगा डॉक्टर के आने तक। तो डॉक्टर का आना एवरीवन शर्त नहीं है। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर नहीं भी आएगा, डॉक्टर को तो आना ही है। डॉक्टर जिस समय आएगा उस समय तक मैं इंतजार करूंगा। तो डॉक्टर का आना यहां शर्त नहीं है, डॉक्टर का आना यहां समय बोधक है। तो यहां पर एवरीवन आप टिल या अनटिल का इस्तेमाल करेंगे। तो आई शैल वेट टिल द डॉक्टर कम्स। ठीक है, डॉक्टर को आना ही है, ऐसा नहीं है कि डॉक्टर आ भी सकता है, नहीं भी सकता है, वो ऐसा कंडीशन नहीं है एवरीवन, समय बोधक है वो। यू विल फेल डैश यू वर्क हार्डर। आप फेल हो जाओगे, यू वर्क हार्डर, अगर आप कड़ी मेहनत नहीं करोगे। तो देख लीजिए, आपका कड़ी मेहनत करना समय बोधक है कि शर्त बोधक है? शर्त बोधक ही तो है। ऐसा थोड़े है कि आप कड़ी मेहनत करोगे ही, वो तो आप पे डिपेंड करता है। आप कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। ऐसा तो बिल्कुल स्पष्ट नहीं है कि आप करेंगे ही। तो ये शर्त बोधक है, अगर आप कड़ी मेहनत करेंगे तो पास हो जाएंगे, नहीं तो फेल हो जाएंगे। सो ये एवरीवन शर्त बोधक है। ठीक है, ये क्या है? शर्त बोधक है, ये कंडीशन है। ठीक है, तो इसको जोड़ने, इसको इंट्रोड्यूस करने अनलेस का इस्तेमाल होना चाहिए, अनलेस का इस्तेमाल होना चाहिए। ठीक है, चलो दो और एग्जांपल है, ध्यान देना। अनलेस यू डोंट गिव द कीज ऑफ द सेफ यू विल बी क्या लिखा है भाई? शॉट लिखा है, यू विल बी शॉट। ओके, अगर आप सेफ की चाबियां नहीं देंगे तो आपको शूट कर दिया जाएगा, आपको गोली मार दी जाएगी। ठीक है, तो समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो सेफ की चाबियां देना क्या है? समय बोधक है या शर्त बोधक?
ऐसा थोड़े कि आपको देना ही है, वो तो डिपेंड करता है आप पे, आप दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो। अगर आपने दिया तो आप बच गए, नहीं दिया तो आपकी जान गई, आपकी कहानी खत्म। ठीक है, चलिए, तो सब कुछ तो ठीक है एवरीवन, ये शर्त बोधक ही है, ये कंडीशन ही है, और जोड़ने अनलेस बिल्कुल ठीक आया है। लेकिन ध्यान दो, बात को समझो। जैसा मीनिंग है इन तीनों शब्दों का, तो मीनिंग सुन के समझ में आता है कि वो तीनों निगेटिव वर्ड्स हैं। जिस क्लॉज में यूज होंगे उसको निगेटिव बना देंगे, तो उस क्लॉज में अलग से कोई निगेटिव वर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है। तो ये डोंट गलत है, इसको रिमूव करेंगे आप तभी जाके सेंटेंस सही होगा, करेक्ट सेंटेंस होगा। अनलेस यू गिव द कीज ऑफ द सेफ यू विल बी शॉर्ट, है ना। अब इसी को आप दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं, आसान शब्दों में, आसान भाषा में, कि इफ यू डोंट गिव द कीज ऑफ द सेफ यू विल बी यू विल बी शॉर्ट। Okay, he can't withdraw all his money unless he doesn't give advance notice। अब देखिए, समझिए मीनिंग सुनिए, समझिए, पकड़िए। शर्त बोधक है, समय बोधक है, सही है गलत है क्या है। कहा जा रहा है कि वो मनी विड्रॉ नहीं कर सकता है, वो सारे पैसे विड्रॉ नहीं कर सकता है, सारे पैसे वो नहीं निकाल सकता है अगर वो एडवांस नोटिस नहीं देता है, तो एडवांस नोटिस देना एवरीवन शर्त है। ऐसा नहीं कि वो देगा ही तो वो समय बोधक हो जाएगा, नहीं, शर्त है। अगर एडवांस नोटिस देगा तो पैसे वो पूरे निकाल सकता है, नहीं देगा तो नहीं निकाल सकता है। लेकिन यहाँ पे फिर एरर वही हुआ जो सेकंड एग्जाम्पल सेंटेंस में हुआ था। जब आपने अनलेस यूज किया है तो अनलेस वाले क्लॉज में दूसरा निगेटिव वर्ड यूज नहीं होना चाहिए। डजंट को रिमूव करेंगे तब जाके सेंटेंस करेक्ट होगा। समझे? टिल को, अनटिल को, अनलेस को समझे? तो यहां आ जाइए पॉइंट नंबर 19 पर। पॉइंट नंबर 19 में क्या बोला जा रहा है एवरीवन कि द सेम के साथ दैट की जोड़ी बनती है, एज की भी जोड़ी बनती है। और किस लिए बनती है आपको तो पता ही है, जोड़ने के लिए दो पार्ट को। हाँ, तो एक लेकिन ये समझना जरूरी है कि कब दैट आएगा और कब एज आएगा। ये समझना जरूरी है कि दैट कब आएगा और एज कब आएगा। समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। अगर बाद वाले पार्ट में, सेकंड पार्ट में वर्ब को आना है, वर्ब यूज हुआ है तब दैट यूज होगा। अगर बाद वाले पार्ट में वर्ब नहीं यूज हुआ है, कोई वर्ब यूज नहीं हुआ है, तब एज आएगा। तो वर्ब है तो दैट है, वर्ब नहीं है तो एज है। क्या सुने? वर्ब है तो दैट है, वर्ब नहीं है तो एज है। यस, एग्जाम्पल, ही इज द सेम बॉय दैट मेट मी इन द मार्केट। बताइए सही है कि गलत? देखिए द सेम है, उसके साथ जोड़ी बना दी गई है दैट की। बताइए सही है कि गलत? बिल्कुल सही है। बाद में वर्ब आया है तो दैट ही होगा। सो ही इज द सेम बॉय दैट मेट मी इन द मार्केट। ये वही लड़का है जो मुझसे मार्केट में मिला था। ओके, दिस इज द सेम बुक डैश माइन। अब देखिए द सेम है, उसको उसका जोड़ीदार चाहिए। बाद में देखिए कोई वर्ब आया है क्या? बाद में कोई वर्ब नहीं आया है, तो ऑब्वियस है कि यहां पे एज आ जाएगा। दिस इज द सेम बुक एज माइन। ये वही पुस्तक है, मतलब वैसी पुस्तक है जैसे कि मेरी है। तो ये थे एवरीवन 19 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, यानी रूल्स, है ना, लेसन कंजंक्शन के, जो बराबर जनरल कंपटीशन के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। एसएससी के एग्जाम्स, बैंकिंग के एग्जाम्स, डिफेंस के एग्जाम्स, है ना, और भी बहुत सारे एग्जाम्स, है ना। तो बड़े ध्यान से इसको एक बार नहीं, 2 बार 3 बार पढ़िए और उसके बाद कंजंक्शन चैप्टर पर कंट्रोल कर लीजिए। थैंक यू एवरीवन।